हेलो तो वेलकम बैक फ्रेंड। मैं तुम्हें लाया हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो जिसमें दिखाया जाता है कि मिस यान उसके सामने लाचार बैठ जाती है और उससे कहने लगती है, अगर तुमने यान परिवार को बचाया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर हमारा हीरो उसकी इतनी बात सुनने के बाद उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर मिस यान उसके हाथ पकड़ते ही घबरा जाती है और सोचने लगती है कि वह ये अब पता ना क्या करना चाहेगा। लेकिन वो लड़का बस मिस यान के हाथ पकड़ के उसको खड़ा करता है और उससे कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारी इस मजबूरी का गलत फायदा उठाना चाहूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर वो लड़का इतना कहते ही वहां से जाने लगता है और फिर वो जाते हुए मिस यान से कहने लगता है कि ये तुम्हारे लिए मैं कोई एहसान में नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी पिछली बार बहुत मदद की है और इसलिए मैं ये काम तुम्हारे उसके बदले कर रहा हूँ। फिर वो लड़का मिस यान से इतनी बात कहने के बाद वहां से तेजी से भागने लगता है और उसको फैमिली को बचाने की कोशिश करने लगता है। और हमारा हीरो अपनी शक्ति को कल्टीवेट करने लगता है और अपनी शक्ति से तेजी से जंप करता है और बहुत ऊपर उड़ जाता है। तभी मिस यान उसके बारे में सोचने लगती है और कहती है कि वह मैं तो इसको बहुत गलत समझ रही थी, ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है। फिर वो हमारा हीरो उनकी तरफ अटैक करने के लिए दौड़ रहा होता है और तभी उनसे कह रहा होता है, अब आओ और मुझे मार कर दिखाओ। फिर वे चारों व्यक्ति उस लड़के को अपने ऊपर आते हुए देख कर घबरा जाते हैं और तभी उनमें से एक कहने लगता है, ये लड़का क्या पागल हो गया है? इसको ये थंडर इतना पसंद है जो उसके लिए हमारे लिए मारने के लिए हमारे पास आ रहा है। उधर वो लड़का उनके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ रहा होता है कि तभी कुछ देर बाद उसके सामने एक जोरदार की चिंगारी आने लगती है। फिर वो उस चिंगारी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है और फिर वह सोचने लगता है और अपनी आंख को मीचने लगता है और फिर कहने लगता है कि वह इतनी सारी भयानक किरणें ये कहां से आ रही हैं। उधर मिस यान भी खड़ी होती है और वे किरणें उस मिस यान के ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर उसके सारे कपड़े जल जाते हैं और तभी उन्हीं किरणों के द्वारा उसे एक नए कपड़े मिल जाते हैं। फिर मिस यान और खतरनाक किरणों को नमस्कार करती है और उनसे कहने लगती है कि तुमने मेरे न्यू कपड़े चेंज क्यों कर दिए? फिर मिस यान की ये बात सुनने के बाद वे खतरनाक किरणें एक एकत्रित हो जाती हैं और फिर एक शेर का मुंह बना लेती हैं। तभी वे मिस यान से कहने लगती हैं, ये कोई हमने ऐसा नहीं किया है, ये सिर्फ तुम्हारी विरासत इमानत है जो तुम्हें दी जा रही है। फिर वे भयानक किरणें मिस यान से इतना कहने के बाद अदृश्य हो जाती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। उधर नीचे खड़े हुए लोग ये सब देख रहे होते हैं और फिर सोच रहे होते हैं कि वह ये मिस यान की सहायता क्यों कर रही हैं। उधर हमारा हीरो ये सब देखकर शौक हो जाता है और फिर कि हम यहाँ पर इतने सारे हैं लेकिन मिस यान को उन किरणों ने क्यों चुना। लेकिन उधर मिस यान उन किरणों को देख रही होती है और किरणें उसके पास दूर जा रही होती हैं। फिर कुछ देर बाद वे किरणें मिस यान के पास से चली जाती हैं। फिर मिस यान अपने ब्रो की तरफ देखने लगती है, फिर देखती है कि उसकी ब्रो की चेन खुल जाती है। उधर हमारा हीरो मिस यान को ऐसी हालत में देखकर शौक हो जाता है और फिर मन में सोचने लगता है कि ये कितनी सुंदर है और कितनी सेक्सी लग रही है। फिर हमारा हीरो इतने सोचने के बाद मिस यान के पास जाता है और उससे कहने लगता है, ओ हेलो मेरी डार्लिंग, क्या मैं तुम्हारी इसमें कुछ मदद कर सकता हूँ? फिर मिस यान उस लड़के से कहने लगती है, नहीं मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इन गड़गड़ाहट किरणों ने मुझको ही क्यों चुना और मेरे वस्त्र क्यों चेंज करे। फिर वो लड़का मिस यान से कहने लगता है कि मैं भी इसके बारे में नहीं जानता कि उन किरणों ने तुम्हें ही क्यों चुना। फिर मिस यान कहने लगती है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे विरासत लेने के लिए मुझे कुछ करना होगा और उसे करने के लिए मुझे बस एक ही तरीका है। फिर वो हमारा हीरो मिस यान से कहने लगता है कि तुम करना क्या चाहती हो? फिर मिस यान कहने लगती है, चुप रहो और मुझे कसकर पकड़ लो। अभी मिस यान की ये बात सुनने के बाद वो लड़का मिस यान को कसकर पकड़ लेता है और कुछ देर बाद उनके ऊपर बहुत भयानक किरणें आने लगती हैं। फिर वो लड़का उन किरणों को देखता है और फिर घबरा जाता है और फिर सोचने लगता है कि वह ये क्या चीज है। फिर वो लड़का इतने सोचने के बाद अपने बारे में सोचने लगता है और फिर कहता है कि लगता है फिर मुझे एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर वो लड़का इतना सोच रहा होता है कि तभी उनके ऊपर किरणें अटैक करने लगती हैं और फिर वो मिस यान को छोड़ देता है और फिर वे किरणें उस लड़के को बहुत दूर फेंक देती हैं। फिर मिस यान उस लड़के को दूर गिरता हुआ देख रही होती है और तभी सोचने लगती है कि वह गड़गड़ाहट की शक्तियों का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर कुछ देर बाद वे किरणें मिस यान के ऊपर भी अटैक कर देती हैं और मिस यान भी बहुत दूर जाके गिरती है और वह चिल्लाने लगती है कि मेरी हेल्प करो। फिर मिस यान की इतनी पुकार सुनते ही वो लड़का सब कुछ भूल जाता है और जल्दी से उसके पास आता है और कहने लगता है, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो?
तभी मिसान उस लड़के से कहने लगती है कि मुझसे कुछ मत कहो और मुझे कसकर पकड़ लो क्योंकि मुझे बहुत चक्कर से आ रहे हैं। फिर वो लड़का मिसान के इतने कहते ही उसको कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और तभी कहने लगता है कि वह आज तक किसी लड़की ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। फिर वो मिसान उस लड़के की बाहों में होती है और तभी वो लड़का मिसान से कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हारी सहायता के लिए हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर वो लड़का इतने कहने के बाद मिसान को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बाहर जाने लगता है और फिर कुछ देर बाद उस मिसान को लेकर बाहर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ के खड़े हुए व्यक्ति आसमान की तरफ देखने लगते हैं और तभी उनमें से एक कहने लगता है कि देखो लगता है थंडर का असर खत्म हो गया है। और फिर वहाँ खड़े हुए व्यक्ति सब लोग देखने लगते हैं और तभी एक दूसरे के गले लगने लगते हैं। फिर खुशी मनाने लगते हैं और कहते हैं हम बच गए क्योंकि थंडर का असर खत्म हो गया है। फिर देखते देखते वहाँ पर मिसान भी उस थंडर के अंदर से निकल आती है और अपने असली रूप में ही रहती है। फिर वो उन सभी लोगों को देखती है और कहने लगती है हे यू तुम यहाँ तुम क्या कर रहे हो और क्या तुम ठीक हो। फिर वो मिसान उन सब का हाल पूछ रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बड़ी हलचल होती है और मिसान नीचे की तरफ गिरने लगती है। उधर वो लड़का मिसान को नीचे की तरफ गिरता हुआ देख रहा होता है और फिर वो भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो मिसान को नहीं पकड़ पाता है और उसके साथ ही नीचे गिरने लगता है। वे दोनों नीचे की तरफ बहुत तेजी से गिरने लगते हैं। फिर वे जाकर जमीन पे गिरते हैं और उतने बीच की धूल तक उड़ने लगती है। उधर वो लड़का ऊपर से जमीन की तरफ इतनी तेजी से गिरता है कि वह वो आधा जमीन में घुस जाता है और फिर वह कराहने लगता है और फिर कहता है कि लगता है अब हम नहीं बचेंगे। उधर मिसान भी जमीन पे पड़ी होती है। फिर वो कुछ देर बाद होश में आती है और कहने लगती है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, लगता है हम बच गए हैं। लेकिन उधर लड़के को कुछ चोट लग जाती है और फिर वह दर्द से कराहने लगता है। फिर कुछ देर बाद मुंह में से पलटी करने लगता है और उसके मुंह के राह खून आने लगता है। उधर मिसान ये बात कहने के बाद उठकर खड़ी हो जाती है और फिर अपने कपड़ों की तरफ देखने लगती है और उसके कपड़े फट जाते हैं। फिर वो कहने लगती है अरे मेरे कपड़े तो सारे फट गए। फिर मिसान इतने कहने के बाद अपने हाथों को जमीन पर रखती है और फिर उठ जाती है। मिसान कुछ देर बाद सोचने लगती है और कहती है अब मैं क्या करूं। तभी वो उस लड़के की तरफ देखती है और उसके कपड़े निकालने के लिए उसके तरफ दौड़ती है। फिर मिसान उस लड़के के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम एक तूफानी लड़के हो और मैं एक लड़की, तुम तो एक बार को नंगे रह सकते हो लेकिन मैं नहीं और इसलिए मुझे अपने कपड़े निकाल कर मुझे दो। फिर वो लड़का मिसान की ये बात सुनने के बाद उठकर खड़ा हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से कई बार मुसीबतों में फंसा हूँ और मुझे धन्यवाद बोलने के बजाय तुम मुझसे कपड़े मांग रही हो। फिर मिसान उस लड़के के पास जाती है और प्यार से कहने लगती है ओ माय स्वीटहार्ट, मेरे प्यारे पति, क्या तुम मेरी सहायता करो, मैं बहुत परेशान हूँ और देखो मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, कृपया अपने कपड़े मुझे दीजिए। फिर वो लड़का मिसान को इतना प्रेम से बोलते ही देखता है और फिर कहने लगता है अरे बाप रे, आज तो तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार से बात कर रही हो। फिर मिसान उस लड़के से कहने लगती है प्लीज प्लीज क्या तुम मेरे लिए कुछ कपड़े ढूंढ के ला सकते हो प्लीज। फिर मिसान इतनी देर तक विनती कर रही होती है। फिर वो लड़का उस मिसान की बात को देख कर कहने लगता है ठीक है ओके ओके, लेकिन इस जंगली जगह में तुम्हारे लिए कपड़े ढूंढ कर कहाँ से लाऊं। फिर मिसान उस लड़के की बात समझ जाती है और फिर कहने लगती है ओके, मैं समझ सकती हूँ कि इस जंगल में कपड़े कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन तरीका है कि तुम मुझे अपने कपड़े दे दो। फिर वो लड़का मिसान की इतनी बात सुनने के बाद उससे मना करने लगता है और कहता है नहीं नहीं, मैं अपने कपड़े नहीं दे सकता, नहीं तो मैं नंगा हो जाऊंगा और मैं तुम्हें नंगन होना पसंद करता हूँ लेकिन मैं अपने कपड़े नहीं दे सकता। फिर मिसान उस लड़के से प्रेम से बोलने लगती है और कहती है मेरे जानू, मेरे स्वीटार, प्लीज अपने कपड़े मुझे दे दो। फिर मिसान इतने कहने के बाद उस लड़के की तरफ बड़े प्यार से देखने लगती है और फिर वो लड़का उससे कहने लगता है कि मेरे प्रिय डियर पत्नी, मेरे तरफ ऐसे मत देखो वरना मुझे तुमसे लव हो जाएगा। फिर देखते देखते मिसान उस लड़के के कपड़े छीनने लगती है और तभी वो लड़का कहने लगता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मुझे तुम्हारी झांसे में नहीं फंसना चाहिए था। फिर वो लड़का इतना कह रहा होता है कि तभी वो मिसान उसके कपड़े छीन लेती है और फिर आड़ में जाके बदल लेती है और उसके कपड़े पहन लेती है।
फिर वो लड़का नंगा हो जाता है और फिर कुछ देर बाद अपने हाथों को समेटने लगता है। फिर वो मिसियान से कहने लगता है कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज तुम मुझे अपना पूरा नाम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर मिसियान उस लड़के की बात सुनती है और 15 मिनट बाद कपड़े बदलकर आती है और उससे कहने लगती है कि मेरा नाम जुयान है और मैं कुछ खोजने के लिए शैतानी कब्र पर आई थी, लेकिन किसी ने मुझे सर की गड़गड़ाहट से मुझे मारने की कोशिश की। फिर वो जुयान की ये बात सुनने के बाद थोड़ा घबरा जाता है और फिर मन में सोचने लगता है कि ये शैतानी कब्र, मुझे तो लगता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इससे पूछना होगा। तो लड़का जुयान से पूछने लगता है कि जुयान, ये शैतानी कब्र क्या है। तभी युयान उस लड़के को बताने लगती है कि ये कहा जाता है कि वहाँ एक महान शैतानी सील भूमिगत है, इसलिए हम उसे शैतान की कब्र कहते हैं। फिर वो लड़का जुयान से कहने लगता है तो तुम पर इसलिए हमला किया गया था क्योंकि तुम उस चीज को ढूंढ सकती हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर खजाना भी होना चाहिए। फिर जुयान उसको एक किताब के बारे में बताती है और कहती है यह सर्वोच्च मंत्रों की स्वर्गीय पुस्तक है और इसमें असीमित शक्तियां हैं। फिर वो लड़का जुयान की यह बात सुनने के बाद शौक हो जाता है और सोचने लगता है कि वाह, ये तो फिर से स्वर्ग की एक और किताब है और ये मेरे लिए एक संयोग की बात है। फिर वो लड़का इतने सोचने के बाद जुयान से पूछने लगता है क्या तुम उस स्वर्गीय किताब के बारे में जानती हो और क्या तुम बता सकती हो कि वो दिखने में कैसी लगती है। फिर जुयान उस किताब के बारे में बताती है और कहती है कि वो दिखने में बहुत ही चमकीली होगी और फिर रहस्यमय लकीरों से चारों तरफ से घिरी हुई होगी और दिखने में वो एक स्क्रॉल की तरह होगी। फिर वो लड़का उसकी जानकारी लेने के बाद अपनी तीनों उंगलियों को गिनने लगता है और सोचने लगता है कि वह मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो चमकीली और रहस्यमय लकीर और स्क्रॉल की तरह दिखने वाली है। फिर वो लड़का इतना सोच रहा होता है तभी उसको ध्यान होता है, अरे ओ शिट, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये किताब तो मेरे सिर में छुपी हुई है। फिर वो लड़का इतने सोचने के बाद उस किताब की खुशी में जोरों से हंसने लगता है और वहीं पर नाचने लगता है। तभी वो जुयान उसकी इतनी हरकत देखने के बाद सोचने लगती है कि इतना ये हंस क्यों रहा है और इसे इतनी जल्दी क्या मिल गया। फिर वो लड़का कुछ देर बाद अपने अंतर ध्यान हो जाता है और कल्टीवेशन करने लगता है। फिर वो सोचता है कि वह मुझे देखने दो इस स्वर्गीय किताब में क्या है। कुछ देर बाद कहने लगता है खैर, मुझे आंतरिक चोट लगी है और मुझे अभी ठीक होने की आवश्यकता है। उधर जुयान उस लड़के को ऐसा करता देख सोचने लगती है कि वह ये लड़का क्या करना चाह रहा है। फिर वो लड़की उस लड़के से कहने लगती है तुम वास्तव में विक्षिप्त और अजीब हो। लेकिन वो लड़का उस जुयान की एक नहीं सुनता और अपने कल्टीवेट को जारी रखता है। फिर कुछ देर बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसका सिर फिर गोल्डन रंग में बदल जाता है और फिर वो लड़का कुछ ही देर में अपने माइंड के अंदर चला जाता है और फिर वह अपने माइंड में उस किताब को खोजने की कोशिश करता है। फिर कुछ देर बाद उसको किताब मिल जाती है। फिर वो लड़का कुछ देर बाद उस किताब को पकड़ने की कोशिश करता है और फिर वह सोचने लगता है कि वो क्या चीज है। फिर इतने सोचने के बाद वो लड़का उस किताब के पास चला जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है। फिर कुछ देर बाद वो लड़का उस किताब को पकड़ लेता है और तभी देखता है कि ये तो क्रिस्टल बुक है जो कि एक आत्माओं की शक्तियां इसमें है। फिर वो लड़का सोचने लगता है ये क्रेचर बुक है, ये एक स्वर्ग की पुस्तक है और इसमें सर्वोच्च शक्तियां हैं। उधर वो लड़का ये सब कर रहा होता है तभी कुछ देर बाद उसकी दोनों आंखें लाल पड़ जाती हैं और तभी वो कहने लगता है कि इसमें मुझे एक बार और कोशिश करने दो। और फिर थोड़ी देर बाद उस क्रेचर बुक की सारी शक्तियां उसके शरीर में समाने लगती हैं, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर गोल्डन में बदलने लगता है। फिर जुयान उसके लिए थप्पड़ मारने लगती है और तभी वो अपने अंतर ध्यान से उठ जाता है। फिर जुयान उससे कहने लगती है तुम आध्यात्मिक लेवल के तक पहुंच चुके हो और अभी भी आत्मा की ऊर्जा को इतने अक्षम तरीके से क्यों अवशोषित करते हो। फिर जुयान की ये बात सुनने के बाद वो लड़का अंतर ध्यान से उठ जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। तभी उस बात से कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो और तुमने मुझे अंतर ध्यान से क्यों उठा दिया। फिर जुयान उस लड़के को एक
टीचर की तरह समझाने लगती है और उससे कहती है कि साधना में तुमको अपने शरीर को संयमित करना चाहिए, क्योंकि शरीर और आत्मा को प्रवृत्ति सीमा देने के लिए आत्मा की ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करना है। फिर जुयान उससे इतना समझाने के बाद उसे कहने लगती है, क्या तुम जानते हो कि इसे कैसे करना है? फिर वो लड़का जुयान की ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता और मैं नहीं समझा हूँ कि इसे कब और कहाँ और कैसे करना है। फिर जुयान उसकी ये बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और उसके कान पकड़कर उसके कान में कहने लगती है, बस पहले तुम स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करना सीखो और अपने शरीर और आत्मा की ऊर्जा को प्रतिध्वनित करो। फिर वो लड़का जुयान से कहने लगता है, आई सी, मैं समझ गया कि इसे अब कैसे करना है। उधर जुयान अपने सिर को पकड़ने लगती है और उससे कहने लगती है, तुम्हारे पास कोई सामान्य ज्ञान नहीं है और तुम आध्यात्मिक लेवल पर कैसे पहुंचोगे। फिर वो लड़का जुयान की इतनी बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि मैं ये सब कर लूंगा क्योंकि मैं एक प्रतिभाशाली योद्धा हूँ। फिर जुयान उस लड़की की ये बात सुनने के बाद कहने लगती है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आध्यात्मिक लेवल पर मेरी पहली साधना है और लेवल 9 प्रतिध्वनि। ये अच्छा होगा यदि तुम लेवल 3 पर पहुंच सको। तभी वो लड़का जुयान की इतनी बात सुनने के बाद वहीं बैठ जाता है और अपने कल्टीवेट को शुरू कर देता है और अपने सुरक्षा के लिए अपने और पास अपनी ऊर्जा शक्ति को उत्पन्न कर लेता है। फिर जुयान उस लड़के को कल्टीवेट करते हुए देखती है और फिर कहने लगती है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए ये कुछ भी बुरा नहीं है और तुम अपनी इस शक्ति ऊर्जा के सहारे से अपने कल्टीवेट को पूरा कर सकते हो। जुयान के इतने कहने के बाद वो लड़का अपनी कल्टीवेट को जारी रखता है और तभी वहाँ पर कुछ भयानक सी तरंगे निकलने लगती हैं। फिर जुयान उनको देख कर घबरा जाती है और वह सोचने लगती है कि ये क्या है, लेकिन वो लड़का अपने कल्टीवेट को जारी रखता है। फिर उसके और पास बहुत तेजी से आग लग जाती है, जिसके वजह से कुछ 8 कलर की तरंगे निकलने लगती हैं। फिर जुयान उन 8 कलरों को देखकर घबरा जाती है और कहने लगती है, ओ माय गॉड, ये तो 10 लेवल की 8 तरंगे हैं जो इस लड़के के कल्टीवेशन से उसकी आग में से निकल रही हैं। उधर वो लड़का अपनी कल्टीवेशन को जारी रखता है और फिर अपनी आंखें बंद करके सांस लेने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो लड़का अपनी कल्टीवेशन करके अपनी आंखें खोलता है और फिर जुयान से कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक प्रतिभाशाली योद्धा हूँ। फिर जुयान उसकी ये बात सुनने के बाद उसके ऊपर भाग के पड़ती है और उससे कहती है, ओ माई प्रतिभाशाली योद्धा। फिर जुयान उसका चेहरा पकड़ती है और उससे कहने लगती है कि कृपया आरक्षित रहो, क्या तुम मेरे शिक्षक बनने में रुचि रख सकते हो। फिर जुयान इतना कहते ही उसके चेहरे को पकड़ने लगती है और उसे अपने बाहों में भर लेती है। तभी वो लड़का उससे कहने लगता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं एक भद्र पुरुष हूँ। फिर वो लड़का जुयान की इतनी बात सुनने के बाद शौक हो जाता है और कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारा शिक्षक बन जाऊं, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ तक के, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और भाई हाँ यार, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि मैं अपनी इस एपिसोड को अगर यूट्यूब पर डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।